In this film, Dr. Avinash D'Souza, a seasoned psychiatrist, provides valuable insights into the escalating mental health crisis, with a particular focus on the challenges children face. The film sheds light on complex topics such as body image, sexuality, and mental health, offering practical advice for parents and caregivers. What is the difference between psychiatry and psychology? देखिए, साइकाइट्री को हम मनोचिकित्सा कहते हैं और साइकोलॉजी जो है वो मनोविज्ञान होता है। तो जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो एमए डिग्री करते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ते हैं, कुछ कुछ कॉलेजों में साइंस स्ट्रीम में पढ़ते हैं और एमएससी साइकोलॉजी में करते हैं। और जो साइकाइट्रिस्ट है वो एक डॉक्टर होता है, तो वो एमबीबीएस कोर्स बेसिक डॉक्टर का करता है, उसके बाद एमडी साइकाइट्री 3 साल का स्पेशलाइजेशन करता है और फिर साइकाइट्रिस्ट जो है वो थेरेपी भी देता है, बोलता भी है, दवाई भी दे सकता है, काउंसलिंग भी करता है। जबकि साइकोलॉजिस्ट जो है वो पेशेंट को टेस्ट करता है अलग अलग साइकोलॉजिकल टेस्ट द्वारा कि किस हद तक मानसिक तकलीफ है, उसकी गहराई कितनी है, और साथ में काउंसलिंग और थेरेपी भी देते हैं। If someone has a mental health condition or disorder, should they consult a psychiatrist or a psychologist? जनरली जब मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्या होती है तो लोग पहले अपने जनरल प्रैक्टिशनर फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। तो फैमिली डॉक्टर जनरली उन्हें लोग को काउंसलर के पास भेजते हैं, क्योंकि काउंसलर से उन्हें डर नहीं लगता। उनको लगता है कि दवाई नहीं देंगे, सिर्फ बात होगा, विचार विमर्श होगा, उससे हल निकलेगा। तो पहले साइकोलॉजिस्ट के पास अक्सर लोग जाते हैं। फिर अगर साइकोलॉजिस्ट को लगा नहीं, तकलीफ इतनी ज़्यादा है कि काउंसलिंग द्वारा ठीक नहीं होगा और काउंसलिंग के साथ साथ दवाई की भी ज़रूरत होगी, तो वो साइकाइट्रिस्ट के पास भेजते हैं। कई बार लोग साइकाइट्रिस्ट के पास भी डायरेक्टली जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार साइकाइट्रिस्ट दवाई ही दे। साइकाइट्रिस्ट भी शायद कभी ये सलाह दे कि दवाई की अभी आवश्यकता नहीं है और हम काउंसलिंग द्वारा ही इस प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। What are your thoughts on the increasing prevalence of mental health conditions among school-going children? देखिए, आजकल हम पहले तो एक डिजिटल युग में आ गए हैं, क्योंकि जब कोविड की महामारी जब चली तो उस समय पे काफ़ी बच्चे जो थे, जो डिजिटल नहीं भी थे, उन्हें ज़बरदस्ती डिजिटल होना पड़ा। तो उसके कारण डिजिटल युग और डिजिटल गैजेट्स के प्रति उनका आकर्षण बढ़ गया है। तो जो बच्चों को मोबाइल 8वीं 9वीं या 10वीं कक्षा में मिलनी थी, 5वीं में मिल गई। जिन बच्चे को गैजेट्स एक 4-5 साल बाद मिलनी थी, पहले मिल गई। तो उसके कारण जो है स्कूलों में बच्चों में हम अक्सर देखते हैं कि गैजेट का एडिक्शन या लत जो है बढ़ रही है। और इसके कारण जो है आजकल बच्चे क्लासरूम में बैठ के पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। साथ साथ में बच्चे की जो सहन शक्ति है वो कम हो गई है। इसलिए डिप्रेशन या निराशापन, एंग्जाइटी, चिंता, एग्रेशन, गुस्सा आना, ये इसकी जो सीमा है बच्चे जल्दी हद पार कर देते हैं। पहले जो थी एक सहनशीलता थी, एक समझ थी, एक सीमा थी जिसको वो पार नहीं करते। बट डिजिटल युग और ग्लोबलाइजेशन और बहुत सारी चीज़ों के कारण ये जो है हद बच्चे जल्दी पार कर जाते हैं। इसलिए मानसिक तकलीफ जो है बच्चों में आजकल बहुत बढ़ रही है। आजकल तो हम प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी देखते हैं जिन्हें निराशापन होता है, जिनमें गुस्सा है, जो क्लास में नहीं बैठ पाते हैं, टीचर की बात नहीं सुनते हैं, टीचर को उल्टा जवाब देते हैं। और इसका कारण कई बार ये भी होता है कि वो ऑनलाइन जाके क्या कंटेंट देख रहे हैं, इसका उनके मन पे, मानसिक स्वास्थ्य पे असर होता है और उसके कारण जो है उनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ती जाती है। तो कई बार उन्हें ये लगता है कि वो ऑनलाइन जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, कभी कभी कुछ वीडियो ऐसे आ जाती है कि आप नौकरी कीजिए, कमाइए, पढ़ना ज़रूरी नहीं है, तो एक गलत भाव बच्चे के मन में आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई वीडियो डाल देगा कि जो आपको नहीं मिले उसको छीनिए, तो बच्चा थोड़ा चोरी करने लगता है। तो आजकल ऑनलाइन में कोई भी कुछ भी पोस्ट करता है, तो बच्चे के मन पे क्या प्रभाव होगा ये हम कह नहीं सकते। इसलिए छोटे उम्र से लेके सेकेंडरी स्कूल तक, 10वीं तक सभी बच्चों में हम मानसिक तनाव देखते हैं। Could you share your insights on how a child's disability impacts both the child and their parents? पहली बात तो जो विकलांग बच्चे होते हैं जिनमें डिसेबिलिटी है, उनमें मानसिक तकलीफें थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो बाकी के बच्चों के मुकाबले में सारी चीज़ें सेम हैं। उसके साथ साथ विकलांग के कारण वो ये जानते हैं कि हम अलग हैं, हमारी क्षमता कम है, हमारी जो कार्य करने की क्षमता है वो कम है, पढ़ने की क्षमता कम है, समझने की क्षमता कम है और शारीरिक तौर पे भी वो समझते हैं कि हम थोड़े अलग हैं।
तो इसलिए पहले से ही जो है उनका कॉन्फिडेंस कम होता है। और इन पेरेंट्स के बच्चों में भी थोड़ा सा शर्म, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा टेंशन रहता है कि हमारा बच्चा आगे चल के जिंदगी के रेस में कैसे आगे बढ़ेगा। तो इन बच्चों की परवरिश में ही पेरेंट्स के मन में मानसिक तनाव आती है। तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे डिप्रेशन, बच्चे को स्वीकारना, उसको अपना मानना, उसके प्रति शर्म नहीं दिखाना, ये सब चीजें हम अक्सर पेरेंट्स में देखते हैं। What strategies do you employ when supporting parents and children with disabilities? तो जब विकलांग बच्चे के माँ बाप हमारे पास आते हैं तो बच्चे की प्रॉब्लम एक तरफ होती है कि हम बच्चे के साथ तो काम करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप जो है साथ साथ में पूरे परिवार को हम बैठ के समझाते हैं कि पहले विकलांग क्या होता है, विकलांगता की सीमाएं क्या है, विकलांगता होते हुए बच्चा क्या क्या कर सकता है। बच्चे को अपना मानना, अपनाना और उस विकलांग को और विकलांगता को समझना पहले बहुत ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ लोग अपनाएंगे नहीं, तब तक उनके अपने बच्चे के प्रति जो स्वभाव है, जो उनका एक व्यू पॉइंट है, वो नहीं बदलेगा। जब वो ये चीज़ें मान लेंगे कि हाँ ठीक है, इस विकलांगता के साथ भी बच्चा मेरा ही है और उसकी जो क्षमता है भले कम हो, लेकिन उस क्षमता को हम सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचाए, ये एक चीज़ उनके मन में अगर हम बैठा दें तो उसके बाद हम फिर पीछे नहीं देखते। बट उनका जो पहला शर्म है कि मेरा बच्चा विकलांग है, वो निकलना बहुत ज़रूरी है। How do children with physical disabilities navigate body image as they grow older and interact with their peers? ये एक अहम मुद्दा है, क्योंकि जब हम 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे देखते हैं, जिसको हम एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं या युवक पीरियड कहते हैं, उसमें क्या होता है, कई बार बच्चे का शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है। तो जिन बच्चों में विकलांग होती है या फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, उनमें शरीर के जो कुछ भाग हैं उनमें कमजोरी होती है, तो उनका विकास पूरा नहीं होता है। चलने में, बैठने में, उठने में कुछ दिक्कतें होती है। लोग उन्हें घूरते हैं, लोग उन्हें अलग नज़रिए से देखते हैं। पब्लिक स्पेस में, कैफ़े में, होटल्स में भी लोग उनको अलग नज़रिए से देखते हैं। हालांकि डिसेबिलिटी एक्सेप्टेंस आई है, लेकिन लोग अभी तक डिसेबिलिटी फ्रेंडली नहीं हुए। तो जब ये कॉलेज भी जाते 11वीं 12वीं में, तो देखते हैं कि कोई लड़का है जो बहुत हैंडसम है और वो डेट पे जा रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड है, कोई लड़की है जो बहुत अच्छी दिख रही है, उसका बॉयफ्रेंड है, और उन्हें फिर ये लगता है, ये महसूस होता है कि क्या मैं अलग दिखता हूँ या दिखती है, क्यों मुझे बॉयफ्रेंड क्यों नहीं मिल रहा है या मुझे गर्लफ्रेंड क्यों नहीं मिल रहा है, क्या मुझ में कुछ कमी है, मेरा चेहरा ऐसा क्यों है, मेरा हाथ ऐसा क्यों है, मेरा पैर ऐसा क्यों है। और इसके कारण अपने शरीर के प्रति एक शर्म और कभी कभी एक हेट या घृणा भी उनके मन में पैदा होती है। Do you help parents of children with disabilities talk about sexuality as their kids reach adolescence or adulthood? जब हमारे पास माँ बाप आते हैं और उनके बच्चे इस युवक दौर से गुजर रहे, सेक्सुअलिटी का मुद्दा कोई भी पेरेंट नहीं उठाता, क्योंकि उनको लगता है कि जब हमारे बच्चे में विकलांग है, डिसेबिलिटी है या विकलांगता है, तो उसके मन में सेक्स की भावना कैसे आएगी। जबकि ये सोच गलत है। उनके पास एक शरीर है, शरीर में अलग अलग केमिकल्स, रसायन, हार्मोन्स है, तो मन है, उनकी बुद्धि बिल्कुल सही है, तो ऑब्वियसली सेक्सुअल भावनाएं उनके मन में आएगी। लेकिन कई बार उस सेक्सुअल भावना को व्यक्त करना, कैसे उसे सामने लाना है, इन बच्चों में एक शर्म होती है शारीरिक तौर पे, और माँ बाप उनसे इसके बारे में बात नहीं करते हैं। यदि बच्चे बात करें तो माँ बाप को लगता है ऑलरेडी तुम्हें ये तकलीफ है और तुम ये शर्मनाक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, तो बच्चा और डर जाता है और बात नहीं करता है। इसीलिए ओपन कॉन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका खुद का भी एक शरीर है, उनका ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है कि वो सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस करे, और सेक्सुअलिटी अभी भी कुछ वर्गों में एक टैबू टॉपिक है, तो इसको खुल के इसके बारे में बात करना बहुत आवश्यक है। Do share your thoughts on suicidal tendencies among children with disabilities. जब हम बच्चे और युवक देखते हैं जिनमें डिसेबिलिटीज़ होती है, कई बार उनके मन में निराशापन, उदासी, चिंता, फिक्र, ये चीज़ें होती हैं। जब निराशापन बहुत बढ़ जाती है तो कभी कभी उनके मन में आ सकता है कि मैं जीकर क्या करूं, मेरे जीवन का क्या मकसद है, और उस समय पे आत्महत्या या सुसाइड के विचार उनके मन में आ सकते हैं। ये उन लोगों में या बच्चों में हम ज़्यादा देखते हैं जब उनके पास परिवार का सपोर्ट नहीं हो,
या परिवार उसको धिक्कारते हैं या उनका मजाक उड़ाया जाता है, कॉलेज में अगर उनके साथ बुलिंग हो रहा हो या उनके फोटोज लेके कुछ गलत फोटोग्राफ्स या मीम्स बना के सर्कुलेट हो रहे हो, तो उसका उनके मन पे मानसिक प्रभाव पड़ता है। तब हो सकता है उनके मन में विचार आए। जैसे हम डिसेबिलिटी में सेक्सुअलिटी को लेके बात नहीं करते, वैसे ही हम किसी को ये चीजें नहीं पूछते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि अगर हमारे बच्चे में ऑलरेडी ये खामियां है तो वो सुसाइड क्यों करेगा, वो वैसे ही उस तरह से उसमें बल नहीं है कि वो करे। लेकिन हर किसी को पूछना चाहिए कि अगर उसके मन में निराशा हो, उदासी हो, तो ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या आपको लगता है कि आपके जीने का कोई अर्थ नहीं है, या मरने के विचार आते हैं या खुदकुशी करने के विचार आते हैं। क्योंकि आप पूछेंगे नहीं तो वो बताएंगे नहीं, और अगर आप पूछेंगे और वो बताएंगे तो हो सकता है आपके मदद से एक जान बच सके। What advice would you give parents to help their child with disabilities feel comfortable opening up and communicating? मैं हमेशा माँ बाप से कहता हूं कि अगर आपके बच्चे में डिसेबिलिटी है, पहले तो रोज उसके साथ बैठ के बात करें। 1-2 घंटे का समय बच्चे को दे, दोनों, माँ 1 घंटा दे, पिताजी 1 घंटा दे, और अलग अलग विषयों पे उससे बात करें कि उसके रोज की जनजीवन कैसे चल रही है, उसके दोस्त कैसे है, स्कूल में उसे कुछ तकलीफ महसूस होती है क्या, क्लासरूम में, कॉलेज में कोई प्रॉब्लम्स महसूस होती है क्या, पढ़ाई में कुछ तकलीफ महसूस होती है। और ये बहुत जरूरी है कि माँ बाप बच्चे को ये धैर्य दे कि कुछ भी हो इस जीवन में, हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, कुछ भी हो हम इस जंग को जीतेंगे, कुछ भी हो हम आपके साथ हैं। दुनिया में भले पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, हम आपका साथ नहीं छोड़। अगर ये एक सोच बच्चे के मन में आ जाए कि मेरे पास ये 2 लोगों का सपोर्ट है, तो बच्चा अपने डिसेबिलिटी को पार करके कुछ भी कर सकेगा। What are your thoughts on the stigma associated with seeking help from psychiatrists? कई बार जब हम किसी बच्चे को या उसके माँ बाप को कहते हैं कि आपको एक साइकाइट्रिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, अभी साइकाइट्रिस्ट के पास जाने में बहुत शर्म होती है। शर्म क्यों होती है? क्योंकि साइकाइट्रिस्ट के पास जाना लोग सोचते हैं कि ये एक पागलपन की निशानी है, साइकाइट्रिस्ट जो है पागलों का डॉक्टर है, ऐसे आम लोग सोचते हैं। और साइकाइट्रिस्ट क्या करेगा? शॉक देगा, एडमिट करेगा, मेंटल हॉस्पिटल में डाल देगा, तो उनके मन में एक डर होती है। साइकाइट्रिस्ट जो है वो एक आम आदमी है, आपकी तरह ही आदमी है, वो एक पिता है, भाई है, उसके बच्चे हैं, वो अपना घर चलाता है, वो साइकाइट्री पढ़ के आपका इलाज कर रहा है, वो एक डॉक्टर है। वो ऐसे कोई मेंटल हॉस्पिटल में बैठा छड़ी लेके इंसान नहीं है जो शॉक दे रहा हो या लोगों को तड़पा रहा हो। तो ये एक परिभाषा जो मन में है मिटनी चाहिए। दूसरी परिभाषा है कि अगर हम साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो दवाई देंगे, हम दवाई के आदी हो जाएंगे। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि अगर आपके दिल में सुराग होता या किडनी में सुराग होता तो आप जाके दवाई लेते। यहां जब आपके मन में सुराग है, आप दवाई लेने को तैयार नहीं हो। और आजकल 2024 में हमारे पास बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, अच्छी दवाइयां हैं, इलाज अच्छे से हो जाता है, दवाइयां बंद भी हो जाती है और पेशेंट्स रिकवर भी हो जाते हैं। एक हमारे सामने जो एक आईना है उसको अगर हम तोड़कर साइकाइट्रिस्ट के पास जाए तो काफी लोगों को मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ में मदद मिल सकती है। साइकाइट्रिस्ट के पास जाने में लोगों के मन में एक स्टिग्मा है, एक शर्म है, एक डर है, क्योंकि मानसिक इलनेस, मेंटल इलनेस को लेकर एक टैबू है और लोग समझते हैं कि मेंटल इलनेस यानी पागलपन, जबकि दोनों बहुत अलग है। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। WHO कहा है कि 1 in 3 पीपल हैव डिप्रेशन। तो अगर एक कमरे में 3 लोग हैं, किसी एक को निराशापन हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को पागलपन हो, और इलाज भी है। लेकिन ये जो स्टिग्मा है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, हमें देखकर लोग सोचेंगे हम पागल है, बच्चा पागल है, सोसाइटी में लोग, ये जो लोग क्या कहेंगे जो मन में लोगों का बैठा है इंडिया में और अलग देशों में, इसके कारण जो है लोग हेल्प नहीं चाहते। तो ये स्टिग्मा तोड़ना है और ये आज की पीढ़ी का काम है कि हम ये स्टिग्मा तोड़ें।